अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 एमआरआई में, जो कि है हमारे पास T1 T2 रिलैक्सेशन एंड इमेज वेटिंग। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1। किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा जो कि बेस है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल में। ठीक है, तो सबसे पहले जाके वो चैप्टर पढ़ ले, क्योंकि उसके बाद ही आपको चैप्टर नंबर 2 में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी समझ आएगी। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि हमारे पास हम T1 और T2 इमेजिंग जो है वो एमआरआई में क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन एंड लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे T1 और T2 के बारे में। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर हम स्टार्ट लें इंट्रोडक्शन से, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एमआरआई इमेजिंग होती है ना, एमआरआई इमेजिंग, इसमें हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है जो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जो है वो दिखती है ना, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, वो हमारे पास डिटरमाइन होती है 3 फैक्टर्स की वजह से। 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व है, या आप इसको बोल सकते हैं रीजंस। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन या T1 रिलैक्सेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। सेकेंडली T2 रिलैक्सेशन, या इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। एंड द थर्ड वन इज प्रोटॉन डेंसिटी। ठीक है, इन सब को हम बारी बारी पढ़ते हैं। ठीक है, T1 रिलैक्सेशन पे अगर हम आ जाएं, तो पहले हम इससे पढ़ते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन एंड ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ठीक है, ये हमारे पास है क्या, एक्सिस Z एक्सिस एंड दिस इज़ Y एक्सिस। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमने पहले जब RF पल्स दी हुई थी तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल जो है ना, उससे हमारे पास टिल्टिंग हुई थी प्रोटॉन की टूवर्ड्स द ट्रांसवर्स प्लेन, और वहाँ पे हमारे पास क्या हो गई थी, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसने हमारे पास क्या, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बना दी थी। ठीक है, जब हमने RF पल्स दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम RF पल्स को स्विच ऑफ करते हैं। RF पल्स को स्विच ऑफ करते हैं। जब हम RF पल्स को स्विच ऑफ करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो हमारे पास दोबारा अपनी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं। RF पल्स जब हमने दी थी तो हमने इसकी पोजीशन को, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया था। इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा के जो है वो आप कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब की हुई थी। ठीक है, अब ये हमारे पास दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, जब ये हमारे पास दोबारा Z एक्सिस पे आएगा, तो हम क्या, ये किस वजह से आएगा, जब हम RF पल्स को ऑफ करेंगे। ठीक है, इस यहाँ पे ये हमारे पास एक और जो है वो बनाएगा, जिसको हम कहते हैं वेक्टर, जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, एक हमारे पास होता है नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, ये नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो है ना, ये हमारे पास इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब इन केस अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे पास 0 है, तो नेट मैग्नेटाइजेशन, तब इस केस में नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के। ठीक है, दूसरे केस में अगर हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन 0 होगा, तो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे पास इक्वल होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के। ठीक है, वेक्टर सिर्फ हम जो है प्रोटॉन की पोजीशन को जो है वो डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने बेसिक टॉपिक्स पे, जो कि हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन एंड ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, जिसको हम T1 रिलैक्सेशन भी बोलते हैं एंड T2 रिलैक्सेशन भी। लॉन्गिट्यूडनल
रिलैक्सेशन। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास जब हम आरएफ पल्स को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। आरएफ पल्स जब हम ऑफ करते हैं, इसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन दोबारा रिकवर हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हम आरएफ पल्स को ऑन करते थे तब हमारे पास क्या होता था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होता था। लेकिन जब हम आरएफ पल्स ऑफ करते हैं तब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है दोबारा। ठीक है। और जो हमारे पास पहले जो था वाई एक्सिस पे जितनी भी प्रोटॉन्स थे ना, अब हमारे पास जेड एक्सिस पे वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन दोबारा इंक्रीज होना या रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन दोबारा रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स का मतलब है रिकवर हो रही है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोबारा आ रही है। ठीक है। अब जब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है तो हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट वे डिक्रीज होता है। ये वाला प्लेन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ये वाला हमारे पास इंक्रीज होता है। ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है ना कि हमारे पास ये प्रोटॉन्स जो है ना, जिन प्रोटॉन्स की एनर्जी हमारे पास होगी कम, जिन प्रोटॉन्स की एनर्जी कम होगी वो हमारे पास फास्टली रिकवर करेगा। मतलब वो जल्दी जल्दी जो है ना लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को जो है वो अटेन करेगा। लेकिन जिनकी एनर्जी हमारे पास कम हो, जिनकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास स्लोली रिकवर करेगा। स्लोली जो है ना वो अलाइन होगा दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पे। ठीक है। अब हमारे पास इस दौरान क्या होता है, ये क्यों हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में जो है वो कन्वर्ट होता है या इस प्लेन में हमारे पास अलाइन होता है। होता कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो प्रोटॉन प्रेजेंट है ऑन ट्रांसवर्स प्लेन, ये हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इन प्रोटॉन के पास अपनी प्रिसिजन फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। अपने प्रिसिजन फ्रिक्वेंसी से ये हमारे पास क्या करते हैं, इनके पास एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी के बदले ये हमारे पास क्या कर रही हैं, प्रिसिजन कर रही हैं। इस फ्रीक्वेंसीज की वजह से लार्मर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ये हमारे पास फिर हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोटॉन है ना, ये हमारे पास इनके पास एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी ये अब ट्रांसफ़र करेगी। अब ट्रांसफ़र के लिए दो कंडीशन का होना लाजमी है। ठीक है। इन दिस केस कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए, एक तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनके दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होना चाहिए। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किन के दरमियान, ये प्रोटॉन और इसके साथ सराउंडिंग में जितनी भी लैटिसेस हैं, लेटिस है अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इनके दरमियान और ये प्रोटॉन के दरमियान, इनके दरमियान एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तब ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। सही है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज लार्मर फ्रिक्वेंसी। इनके दरमियान लार्मर फ्रिक्वेंसी चेंजेस होनी चाहिए। ठीक है। फ्लक्चुएशंस होनी चाहिए इनके जो है मैग्नेटाइजेशन में। तब हमारे पास क्या होगा, इनके दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र का फिनोमिना होगा। ठीक है। ये दो कंडीशन जब हमारे पास ये अवेल करेगा तब हमारे पास क्या करेगा, ये प्रोटॉन एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा टू द लेटेस्ट। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, लेटेस्ट कोई हमारे पास नेगेटिव एटम है। ठीक है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और एनर्जी ट्रांसफ़र की रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि ये प्रोटॉन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जिसको हम बोलते हैं स्पिन, और ये हमारे पास क्या है, लेटिस। तो हम जो है ना लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन को जो है ना हम कहते हैं स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन के हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है टू द लेटेस्ट और टू द सराउंडिंग मॉलिक्यूल जो टिश्यूज़ में हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है।
ये एनर्जी जब ट्रांसफ़र कर लेता है तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। ये था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ठीक है, जिसको हमारे पास स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन भी कहते हैं। आप डेफिनेशन इसकी ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन है ना, ये हमारे पास वो टाइम है जिसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती है, जिसमें हमारे पास जो प्रोटॉन है ना, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में खुद को दोबारा अलाइन करते हैं, अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपना दूसरा जो कि है हमारे पास ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। अब सेकंड हमारे पास है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ये हमारे पास कब होगा? असल में बात ऐसी होती है कि जो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन है और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन है, ये एक ही कंडीशन की वजह से होती है। मतलब जब हम आरएफ पल्स को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तब हमारे पास दोनों एराइज होते हैं, लेकिन इनके एस्पेक्ट्स डिफरेंट है। एस्पेक्ट किस तरह डिफरेंट है? मतलब हम जो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन है ना, वो हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे प्रोटॉन्स हमारे पास कितने रिकवर हो रहे हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन है ना, इसमें हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो कितनी लॉस हो रही है, या वो कितनी डीफेज हो रहे हैं, या उनका जो है नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन उस टाइम को कहते हैं, उस रिलैक्सेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं ऑन ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ऑन ट्रांसवर्स प्लेन जितने हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो कितने हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं एंड चेंज हो रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं टू द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। कितना हमारे पास ये एनर्जी लॉस करके अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम कंसिडर करते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, अगर आपको याद हो तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमने कंसिडर किया था 2 प्रोटॉन्स को, ठीक है। अब इसमें 2 प्रोटॉन्स की इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये भी हमारे पास प्रोटॉन है, ये भी हमारे पास प्रोटॉन है। तो जब प्रोटॉन है, इनकी अपनी प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी होगी या लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी, इनकी अपनी, ठीक है। तो इसकी ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी होती है, ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? लार्मर फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट सेम लार्मर फ्रीक्वेंसी से ये हमारे पास प्रिसिजन कर रहे होते हैं या रोटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जितने हमारे पास ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो सेम फ्रीक्वेंसी से हमारे पास प्रिसिजन कर रहे हैं, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हमारे पास ज़्यादा होंगे, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन उतनी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। एक तो हमारे पास ये है कि इनमें हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र हमारे पास यहाँ पे होगी स्पिन एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। किस तरह? मतलब ये भी एक प्रोटॉन है और ये भी एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। अब ये इनकी अपनी प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी है, लार्मर फ्रीक्वेंसी इनकी अपनी, ठीक है। इनके दरमियान जब हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, इसकी वजह से हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को स्पिन रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जब ट्रांसवर्स प्लेन पे हमारे पास ये प्रेजेंट होंगे ना, ये प्रोटॉन्स, ठीक है, ये एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और ये हमारे पास जाएंगे टू द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन या टू द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है ये हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब याद रखें, इनके दरमियान जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना, ये भी हमारे पास 2 रीजन्स की वजह से हो रही है। एक तो ये है कि हमारे पास इसमें है डायपोल इंटरैक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इनकी लार्मर फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशन, लार्मर फ्रीक्वेंसी हमारे पास इनकी फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे पास क्या हो रही है? इनके दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। ये पहले हमारे पास क्या थे? इन फेज थे और अब ये हमारे पास क्या हो रहे हैं? डी फेज हो रहे हैं, अपने फेज से जो है वो आउट जा रहे हैं, ठीक है। इसको हमारे पास कहते हैं स्पिन रिलैक्सेशन, ठीक है। ये हमारे पास था ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। अब अगर हम आए T1 पे,
ठीक है, तो T1 हमारे पास क्या है? T1 हमारे पास वो टाइम है जिसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवर हो रही है। और कितनी ये हमारे पास रिकवर होगी? जब ये हमारे पास 63% रिकवर होगी ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू की 63% जब ये हमारे पास पहुंच जाएगी, तब इसको हम बोलेंगे क्या? T1 रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अगर आप ग्राफ को देखें ना, ये यहाँ पे हमारे पास टाइम है और यहाँ पे ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। तो जितना हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल टाइम इंक्रीज होता जाएगा, तो साथ में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। जब ये हमारे पास 63% अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंच जाएगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे? T1 रिलैक्सेशन टाइम या लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम भी हम इसको बोलते हैं। ये सारा कंडीशन कब होगा? जब हम RF पल्स को स्विच ऑफ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो T1 रिलैक्सेशन टाइम है, T1 टाइम, ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है टिश्यू कंपोजिशन पे, टिश्यू कंपोजिशन। ठीक है, टिश्यू कंपोजिशन पे, स्ट्रक्चर पे या सराउंडिंग पे। किस तरह हमारे पास ये डिपेंड कर रहा है? हमने कहा था कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र है ना, एनर्जी ट्रांसफ़र, ये हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो ये है कि हमारे पास इनमें DDI होनी चाहिए, डायपोल इंटरेक्शन होनी चाहिए। सेकेंडली हमने कहा था लार्मर फ्रिक्वेंसी अगर इनकी फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन या इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब एनर्जी ट्रांसफ़र फास्ट होगी, ठीक है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र दोनों के दरमियान हमारे पास क्या होगी? फास्ट होगी, तो हमारे पास T1 डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र जल्दी हो रही है, फास्टली हो रही है, तो हमारे पास टाइमिंग क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हमारे पास स्लोली हो रही है, ठीक है, तो T1 टाइमिंग हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये वाला कंडीशन इन केस ऑफ वाटर। पहले हम पढ़ेंगे वाटर के लिए एंड सेकेंडली हम पढ़ेंगे फॉर फेट्स। ठीक है, अगर आप वाटर को देखें ना, H2O, नंबर फर्स्ट आप देखें वाटर को, H2O, तो H2O हमारे पास लाइटेस्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, साथ में ये हमारे पास स्मॉल भी है, मतलब इसका वेट जो है ना, ये हमारे पास क्या है? कम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा? मूवमेंट फास्ट करेगा, जल्दी मूव होगा, जिसकी वजह से इनमें हमारे पास जो DDI है, डायपोल इंटरेक्शन है, ये हमारे पास क्या होता है? वीक होता है। किस तरह वीक होता है? जब मॉलिक्यूल जल्दी जो है ना वो मूव करेंगे, तो इनके दरमियान इंटरेक्शन वीक होगी ना। ये तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ये फिनोमिना। तो हम क्या कहते हैं कि इनके दरमियान डायपोल इंटरेक्शन वीक होती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है? स्लो होता है। जब एनर्जी ट्रांसफ़र स्लो होगा तो T1 हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मतलब ये है कि इन केस ऑफ H2O हमारे पास क्या होता है? T1 या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवरी टाइम, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या होता है? वो लॉन्गर होता है। वाटर के लिए हमारे पास हमेशा T1 क्या होगा? लॉन्गर होगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, क्यों लॉन्गर होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पिन लैटिस इंटरेक्शन या डायपोल इंटरेक्शन हमारे पास क्या होती है? वीक होती है। ठीक है, अब अगर आप आ जाए सेकेंडली फॉर फेट्स। अगर फेट्स के लिए आप देखें तो फेट्स के जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास बिगर होते हैं। क्या? बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब इनमें इनका हमारे पास मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। हमने फिजिक्स में एक फिनोमेना पढ़ा है कि हमारे पास जब मास ज़्यादा होगा तो मूवमेंट हमारे पास क्या होगी? कम होगी, स्लो होगी। ठीक है, अब जब इनके दरमियान मूवमेंट स्लो होती है तो हमारे पास इनकी DDI डायपोल इंटरेक्शन, या अगर आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली बोल सकते हैं स्पिन लैटिस इंटरेक्शन, ये हमारे पास क्या होती है?
ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है तो मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है ना, ये हमारे पास फास्ट हो रही है। जब फास्ट हो रही है तो हमने क्या कहा था कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र फास्ट होगी तो T1 हमारे पास डिक्रीज़ होगा। तो हमेशा याद रखिए फेट्स के लिए T1 हमेशा शॉर्टर होता है और वाटर के लिए हमारे पास T1 हमेशा लॉन्गर होता है, ठीक है। T1 हमारे पास जो है डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे भी। जितना हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा T1 हमारे पास ज़्यादा होगा। आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है कि 3T के लिए T1 हमारे पास लॉन्ग है और 1.5T के लिए T1 हमारे पास हमेशा शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये सिनेरियोज आपने याद रखने हैं कि ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास T1 टाइमिंग जिसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवर हो रही है। कितनी रिकवर हो रही है ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू? 63%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी दूसरे टॉपिक पे जो कि हमारे पास है T2 टाइमिंग्स, ठीक है। अब ये T2 हमारे पास किसे कहते हैं? जब हमारे पास जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है ना वो डिसअपेयर होगा। कब डिसअपेयर होगा? जब हम RF पल्स को जो है ना, RF पल्स को उसको हम स्विच ऑफ करेंगे। जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये हमारे पास डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब कितना डिसअपेयर होगा? ये डिसअपेयर होगा 63%, सिर्फ हमारे पास रहेगा 37%, ठीक है। ये हमारे पास रिड्यूस हो जाता है टू 37%, तब हमारे पास क्या हो जाता है? हम कहते हैं कि ये हमारे पास है T2 टाइमिंग। अगर अब मैं ग्राफ से शो करूं तो इधर हमारे पास है टाइमिंग्स एंड इधर है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। टाइम के साथ साथ क्या होगा? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगी। जब ये हमारे पास 63% तक 37% तक हमारे पास पहुंच जाती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? ट्रांसवर्स। ये हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम या T2 टाइम, ठीक है। अब अगर हम देखें तो T2 हमारे पास डिपेंड कर रहा है इनहोमोजेनिटी पे, इनहोमोजेनिटी। अब इनहोमोजेनिटी किस चीज़ की इनहोमोजेनिटी? इनहोमोजेनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड? जब हम फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन्स ले लें, सही है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड। हर एक प्रोटॉन प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी से मूवमेंट करेगा। मैंने बता दिया था पहले लेक्चर्स में, पहले चैप्टर में, कि जब ये हमारे पास मूवमेंट करता है कोई भी चार्ज तो अपने इर्द गिर्द क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड है और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अपनी प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी से ये हमारे पास मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इनहोमोजेनिटी किसे कहते हैं? कि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, कितना फ्लक्चुएट करें। अगर इनके दरमियान फ्लक्चुएशन कम है, मतलब कि डिफरेंस इनका कम है, ठीक है, तो डिफरेंस कम है इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, इनकी होमोजेनिटी इंक्रीज है। लेकिन इनहोमोजेनिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप ले लें, इनहोमोजेनिटी इसकी डिक्रीज है, ठीक है। मतलब कि इनहोमोजेनिटी डिक्रीज है और होमोजेनिटी इंक्रीज है। अब इसका क्या मतलब है? कि जो प्रोटॉन होंगे ना वो स्टे करेंगे फॉर द लॉन्गर टाइम, स्टे लॉन्गर इन फेज, ठीक है। मतलब कि इसका अब ये T2 जो है ना ये हमारे पास क्या होगा? लॉन्गर होगा। ये वाली कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। दोबारा से मैं बता देती हूँ, जब दो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान फ्लक्चुएशंस कम होती है, ठीक है, मतलब डिफरेंसेस कम होते हैं, तो मतलब कि ये सेम मैग्नेटिक फील्ड के, ऑलमोस्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम लार्मर फ्रिक्वेंसी के है ना, तो मतलब ये कि ये हमारे पास होमोजेनिटी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था कि जब ऑलमोस्ट सेम उसके होते हैं, कंपोजिशन के होते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान होमोजेनिटी तो ज़्यादा है, लेकिन इनहोमोजेनिटी अगर आप इसके बिल्कुल उल्टा ले लें तो इनहोमोजेनिटी हमारे पास डिक्रीज है। जब हमारे पास इनहोमोजेनिटी डिक्रीज है इसका मतलब है कि प्रोटॉन अब हमारे पास इनफेज का क्या मतलब है? ट्रांसवर्स प्लेन में अब हमारे पास ये ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा। तो जब ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा तो मतलब क्या है? कि T2 हमारे पास लॉन्गर है,
ठीक है, मतलब अब इनहोमोजेनिटी को आप अगर ले लें, इनहोमोजेनिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू T2 टाइमिंग्स। ठीक है, जितनी इनहोमोजेनिटी डिक्रीज होगी T2 उतना हमारे पास लॉन्गर होगा। ठीक है, इसको अगर इस सिनेरियो को अगर आपने याद रखा तो आपका जो है ना ये चैप्टर हाफ हो ही गया। ठीक है, दूसरा इसके उलट ले लें। ठीक है, वो आप खुद करें अपने लिए कि जितना इसमें डिफरेंस हमारे पास ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन जितनी ज़्यादा होगी, डिफरेंस हमारे पास मतलब ज़्यादा है तो होमोजेनिटी डिक्रीज होगी, लेकिन इनहोमोजेनिटी ज़्यादा होगी तो T2 हमारे पास क्या होगा, T2 हमारे पास उस केस में शॉर्टर होगा। ठीक है, इनका इन्वर्स रिलेशन है। अब हम पढ़ेंगे दो कंडीशंस T2, जिस तरह T1 में पढ़ा था फॉर द वाटर एंड फॉर फेट्स। ठीक है, अब इधर भी वाटर और फेट्स के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट अगर आप देखें वाटर को, तो वाटर में हमने क्या कहा कि हमारे पास वाटर में स्पिन इंटरैक्शन जो है ना, स्पिन इंटरैक्शन ये हमारे पास वाटर में क्या होती है, वीक होती है, क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट है ना इनकी स्पिन्स का मतलब प्रोटॉन की जो मूवमेंट है ना वो फास्ट हो रही है। फास्ट मूवमेंट की वजह से इनमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र है ना, एनर्जी ट्रांसफ़र ये हमारे पास क्या हो रही है, स्लो हो रही है। ठीक है, एक तो ये है कि एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है, स्लो है। एंड द सेकेंड वन इज़ को जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनकी फ्लक्चुएशंस हमारे पास काफ़ी डिक्रीज़ है। फ्लक्चुएशंस डिक्रीज है मतलब एक ही जैसे प्रोटॉन्स है ना, पॉजिटिव इनके दरमियान फ्लक्चुएशंस कम है, इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये वाला कंडीशन है, फ्लक्चुएशंस क्या है, डिक्रीज है, डिफरेंस बीच में डिक्रीज है, तो मतलब इनहोमोजेनिटी हमारे पास क्या है, डिक्रीज है। जब इनहोमोजेनिटी डिक्रीज है तो हम क्या कहते हैं कि T2 हमारे पास क्या है, फॉर वाटर लॉन्गर है। ठीक है, T2 हमारे पास हमेशा याद रखिए, T2 फॉर H2O या फॉर वाटर हमारे पास हमेशा लॉन्गर होता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे अगर आप आ जाए वो है हमारे पास फेट्स या अगर हम वाटर में इम्प्यूरिटी ऐड करें ना तो उसके साथ हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इम्प्यूरिटी ऐड करें या हमारे पास फेट्स तो इनका जो है ना मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फेट्स का मास हमारे पास ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे पास इनमें जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट वो हमारे पास क्या होती है, स्लो होती है। स्लो मूवमेंट होने की वजह से इनमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र है ना, एनर्जी ट्रांसफ़र ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है या हमारे पास फास्ट हो जाती है। एनर्जी ट्रांसफ़र जल्दी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, T2 हमारे पास डिक्रीज़ होता है। एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से, सेकंड हमारे पास इनमें इनहोमोजेनिटी ज़्यादा है, इनहोमोजेनिटी हमारे पास ज़्यादा है, मतलब ये इनमें फ्लक्चुएशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फ्लक्चुएशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इंक्रीज है जिसकी वजह से हमारे पास T2 अगर इनहोमोजेनिटी ज़्यादा है तो T2 हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ इम्प्योर वाटर, इम्प्योर H2O या हमारे पास फेट्स, इनमें हमारे पास क्या होता है, T2 जो है ना हमारे पास शॉर्ट होता है। ठीक है, हमारे पास T2 शॉर्ट होता है। अगर मैं सारे लेक्चर का एक ओवरव्यू दूँ ना तो आपने हमेशा T1 और T2 के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि वाटर के लिए जो है ना T1 एंड T2 दोनों जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। ठीक है, और फेट्स के लिए या इम्प्योर अगर कोई भी चीज़ है उसके लिए T1 और T2 हमेशा शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था अबाउट द टॉपिक T1 एंड T2 और रीज़न मैंने सारे बता दी हैं आपको जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि T1 टाइमिंग्स जो है ना ये हमारे पास डिपेंड कर रही है ऑन द टिश्यू कंपोजिशन, जबकि T2 जो है ना ये हमारे पास इनहोमोजेनिटी पे जो है डिपेंड कर रही है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये हमेशा याद रखें। बाकी रीज़न्स मैंने दे दिए हैं वो भी आप हमेशा याद रखें क्योंकि वाइवा में आपसे अक्सर इस हवाले से पूछा जाता है। ठीक है, होप सो आपको जो है टॉपिक की समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट वो हमारे पास होगा TR, TE एंड TI पे, साथ में हम पढ़ेंगे T1 एंड T2 वेटेड इमेजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से पढ़ना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इस हवाले से लेक्चर होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।